रोज़ाना घटते वॉल्यूम्स, गिरती इकोनॉमी, घटते मुनाफे, सेबी की मनमानी, पर्दे के पीछे कौन, निफ्टी का कातिल कौन। दोस्तों, शेयर बाजार किसी भी देश की इकोनॉमी का प्रतिबिंब होता है। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी तरह से बाजार से जुड़े हैं तो आपने सेबी के सर्कुलर के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ निजी स्वार्थों व हितों के लिए लाखों लोगों के मुनाफे और आजीविकाओं को गहरे अंधेरे में धकेलने के साथ ही देश की इकोनॉमी पर कड़ा प्रहार किया है। इस आदेश के दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था व बाजार तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचकर देखिए, 4,500 से भी अधिक छोटे ब्रोकर से जब व्यवसाय छिनेगा तो अगर कर्मचारियों की संख्या मिनिमम 50 भी माने तो, और उन पर आश्रित उनके परिवारजन, सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस भीषण बेरोजगारी के समय में अकारण ही सड़क पर आ जाएंगे। सेबी, जिसका गठन बाजार के सभी प्रतिभागियों के हितों की रक्षा व उत्थान के लिए किया गया था, वह आज चंद लाभार्थियों के इशारे पर न सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स बल्कि दर्जनों छोटे ब्रोकिंग हाउस, सरकारी राजस्व आदि सभी कुछ नष्ट करने पर आमादा है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कौन है वो एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के आरोपी, कौन रच रहा है साजिश आपको बर्बाद करने की, कौन है वो जो पैसों के दम पर अपने प्रतिस्पर्धियों की छुट्टी कर देना चाहता है, किसने अथॉरिटीज को अपनी जेब में रख लिया है। तो बिना देर किए इस वीडियो में हम निफ्टी के 5 बड़े आरोपियों का एक एक करके पर्दाफाश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जो लोग अर्थव्यवस्था के हितैषी हैं पर बाजार से सीधे नहीं जुड़े हुए, उनके लिए बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सेबी ने अपनी पूर्ण मनमानी करते हुए यह आदेश थोपा है कि कोई भी ब्रोकर क्लाइंट्स को ट्रेडिंग करने के लिए लिवरेज नहीं देगा, यानी कि क्लाइंट पूरा मार्जिन अपनी जेब से देगा जो कि अपफ्रंट कलेक्ट होगा। यह आधारहीन आदेश चरणबद्ध तरीके से लागू होना है, या दूसरे शब्दों में कहें तो धीरे धीरे बाजार का गला घोटने की तैयारी है। यह 1 दिसंबर 2020 से शुरू होगा और 3-3 महीने के अंतराल पर, यानी 1 मार्च 2021, 1 जून 2021 को कम होते होते 1 सितंबर 2021 को पूरी तरह खत्म हो जाएगा। निगरानी के लिए ब्रोकर को एक दिन में कम से कम 4 बार स्नैपशॉट्स प्रस्तुत करने होंगे। यह सब आडंबर निश्चित रूप से आत्मघाती कदम है। वह दुनिया के किसी वित्तीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। और सोचने वाली बात तो यह है कि अगर सेबी वास्तव में निवेशकों की हितैषी होती तो ब्रोकर्स को अपने स्तर से फंड की व्यवस्था करने के लिए कह सकती थी, लेकिन कुछ लोगों के समूह को लाभ देने के उद्देश्य से निवेशकों को अनावश्यक रूप से पूरा मार्जिन देने को विवश किया जा रहा है। अभी तक एंड ऑफ द डे मार्जिन रिपोर्टिंग का प्रावधान है, जो कि हमेशा एक सरल प्रणाली रही है। किसी भी तरह के जोखिम से सुरक्षा के लिए एक्सचेंज ब्रोकर के साथ और ब्रोकर क्लाइंट के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और ऑटो स्क्वायर ऑफ जैसी व्यवस्था रखते हैं, जो बिना किसी समस्या के लागू रहती है। दरअसल ये नए नियम भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने का स्पष्ट षड्यंत्र है और इसमें किसी का भी हित नहीं है, चाहे वो निवेशक हो, ब्रोकरेज हाउसेस हो, भारतीय सरकार हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य। चलिए मिलवाते हैं आपको निफ्टी के आरोपी नंबर 1 से। दोस्तों, रेगुलेशंस में ढील मिलने के बाद से कहीं ना कहीं गैम्बलिंग एप्स जैसे ड्रीम 11, माई सर्कल 11, रमी, पोकर आदि धीरे धीरे लीगलाइज होती नजर आ रही है। तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि इसमें आपके दिमाग व स्किल्स का यूज होता है तो यह गैम्बलिंग के अंतर्गत नहीं आती। पर क्या आपको यह बात हजम होती है? इसमें स्टॉक मार्केट की तुलना में बहुत अधिक जोखिम होता है। वह ज्यादातर लोग अपनी सारी धनराशि कुछ घंटों में ही खो बैठते हैं। आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत, जहां इन पर लगाम लगाने और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रमोट करने की जरूरत है, वहां ट्रेडर्स के हाथों में पारंपरिक ट्रेडिंग की जगह ऐसे जोखिम भरे गैम्बलिंग एप्स पहुंचाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पर्दे के पीछे खेल को समझें। बात करें आरोपी नंबर 2 की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या अन्य तरीकों से, हर तरफ क्रिप्टो व फॉरेक्स के विज्ञापनों का अंबार लगा दिखाई देता है। दोस्तों, इसमें भी गैम्बलिंग के जैसा अनलिमिटेड रिस्क होता है, क्योंकि इसमें लिवरेज 100 गुना तक दिया जाता है और आधा 1% प्राइस मूवमेंट पर ही आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। अब फॉरेक्स व कॉइन ट्रेडिंग करने वाली असंख्य कंपनियां आरबीआई रेगुलेशंस के बाद भारत में अपने पैर जमाना चाहती है, जो अथॉरिटीज का सहारा लेकर शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। सोचने वाली बात है कि रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर जहां आप एक तरफ निफ्टी के एक लॉट में काम करने के लिए आप पूरा मार्जिन अपफ्रंट कलेक्ट करना चाहते हो, वहीं दूसरी तरफ आप 100 गुना लिवरेज पर ट्रेड होने वाले इंस्ट्रूमेंट को बढ़ावा दे रहे हो। अथॉरिटीज को यह समझना चाहिए कि एक्टिव ट्रेड करने वालों की संख्या कहीं ना कहीं सीमित है, जो कि कहीं ना कहीं 5 से 10 लाख के बीच है। अब चाहे उन्हें एनएसई या बीएसई में लेजिटिमेट तरीके से करने दिया जाए या उन्हें इन अनरेगुलेटेड व जोखिम भरी दुनिया में जबरन धकेल दिया जाए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये खेल आपकी और मेरी सोच से कई बड़ा है। दोस्तों, आरोपी नंबर 3 को आप पहले से जानते हैं।
जो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पुराने समय से बाजार को मोटे पैसे के बल पर मैनिपुलेट करते आए हैं। ये ऑपरेटर मुख्य रूप से उन स्टॉक्स के प्राइस प्रभावित करने में सक्रिय रहते हैं जिनमें वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वॉल्यूम का कम होना इन ऑपरेटर्स के लिए बेहद सुविधाजनक है। विगत कुछ समय से ये धनकुबेर छोटे ट्रेडर्स को बाजार से बाहर खदेड़ने पर आमादा हैं। अगर आप ध्यान दें तो लॉट साइज व लॉट वैल्यू का लगातार बड़ा होना, छोटे लॉट जैसे क्रूड मिनी, जिंक मिनी, लेड मिनी आदि जिसमें जबरदस्त वॉल्यूम होती थी, उनका अचानक बंद होना किसी की भी समझ से परे है। क्या भारतीय शेयर बाजार में छोटे ट्रेडर्स व निवेशकों की कोई जगह नहीं? प्रतीत तो ऐसा होता है कि इस बार ये बड़े धनकुबेर व बाजार के आरोपी पैसों के दम पर सभी कुछ अपनी जद में कर लेना चाहते हैं। आरोपी नंबर 4, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक समय पर NSE से ज़्यादा व्यापार करने वाली BSE आज उससे बहुत पीछे रह गई है। भारत के प्रमुख दोनों एक्सचेंजेसों में आज जमीन आसमान का फर्क हो गया है। BSE में 6000 कंपनी लिस्टेड होने के बाद भी NSE के मुकाबले कम व्यापार हो रहा है। जहां 1600 लिमिटेड कंपनीज वाली NSE का कुल व्यापार 70% रिटेलर से होता है, वहीं BSE के व्यापार में रिटेलर्स की भागीदारी मात्र 20% ही हो गई है। तो ऐसे में BSE बराबरी की पुरजोर कोशिश में है। क्या आपको नहीं लगता कि NSE वॉल्यूम्स गिराने की इस बड़ी साजिश में BSE का भी हाथ है? नंबर 5, ज़रोधा। ज़रोधा ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जाना माना नाम है जो 30 लाख क्लाइंट होने का दावा करता है। पर बड़ा सवाल यह है कि बड़े क्लाइंट बेस में से कितने % एक्टिव क्लाइंट्स हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक्टिव ट्रेडर्स यानी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और मार्जिन्स पर काम करते हैं। इस मार्जिन की व्यवस्था अभी तक ब्रोकर्स करते आए हैं, पर यहाँ पर एक कैच है। एक ब्रोकर के दृष्टिकोण से देखें तो 10,000 क्लाइंट के लिए 100 करोड़ लिमिट देना और फंड अरेंज करना कंपैरिजनली आसान है, जबकि इतने बड़े क्लाइंट बेस को लिमिट देने के लिए बहुत ही बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, जो कि अरेंज करना ना के बराबर संभव है। यही कारण है कि जहां छोटे ब्रोकर्स 40, 50 या इवन 60 गुना तक भी लिमिट देते आ रहे हैं, वहीं ज़रोधा 10-20 गुना तक ही लिमिट दे पाता है। तो हुआ यूं कि ज़रोधा ने डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज जीरो करके क्लाइंट बेस तो बहुत बड़ा बना लिया, पर एक्टिव ट्रेडिंग करने के लिए क्लाइंट्स दूसरे ब्रोकर्स की तरफ माइग्रेट होते गए, जिसको रोकने के लिए ज़रोधा ने अथॉरिटीज के साथ मिलकर छोटे ब्रोकर्स को बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाया। पहले तो इन्होंने ट्वीट करके खुद को भी नई गाइडलाइंस का पीड़ित दिखाना चाहा, पर अब खुलकर इसे सही ठहरा रहे हैं। आप खुद देखिए, ज़रोधा CEO ने 18 दिसंबर 2019 को ट्वीट किया कि सेबी सर्कुलर ऑन अपफ्रंट मार्जिन फ्रॉम जनवरी 1, 2020 वॉन्ट अफेक्ट रिटेल ट्रेडर्स. If anything, it will clean up some of the legacy issue in the system and will be a positive for everyone. और आपको बता दें कि ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब उनको सूट करता है। सोचने वाली बात है कि अगर ब्रोकर अपने फंड से क्लाइंट को लिवरेज दे रहा है तो इसमें समस्या क्या है? समस्या हम आपको बताते हैं। लेट सपोज हम बात करते हैं छोटे ब्रोकर्स की, जिसका क्लाइंट बेस 10,000 का है। तो इस 10,000 के क्लाइंट बेस को मार्जिन देने के लिए 100 करोड़ के मार्जिन का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ऐसी कंपनीज अपने क्लाइंट को अच्छा मार्जिन प्रोवाइड कर पाती हैं, और अपने क्लाइंट बेस को इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए 100 करोड़ का फंड अरेंज करना इट्स नॉट अ टफ टास्क। वहीं बात करते हैं ज़रोधा की, जिसका क्लाइंट बेस तो 30 लाख का है। तो इतने बड़े क्लाइंट बेस को मार्जिन देने के लिए 30,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है, और 30,000 करोड़ का मार्जिन देने के लिए फंड अरेंज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ज़रोधा जो कि ज़्यादा लिवरेज कभी नहीं दे सकता, इसलिए वह किसी को भी नहीं देने देना चाहता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सेबी उतना ही मार्जिन क्यों अलाउ कर रहा है जितना ज़रोधा देता है, यानी 4 गुना। क्या आपको नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? ऐसी भी संभावना है कि जैसे ही 1 दिसंबर 2020 को मार्जिन 4 गुना सीमित किया जाता है, वह इसके नकारात्मक परिणाम और सभी तरफ से विरोध व गतिरोध सामने आना शुरू हों, तो सेबी चालाकी से नया सर्कुलर लाके अगले चरण में होने वाली मार्जिन्स में कमी को 4 गुना पर ही रोक दे। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह सब कुछ मात्र ज़रोधा को ही लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या एक कार्वी स्कैम केस के नाम पर पूरे भारतीय बाजार को खत्म करना कहां तक उचित है? और अगर कार्वी केस की ही बात करें तो क्या कर रहे थे आप जब कार्वी ने निजी स्वार्थों के लिए क्लाइंट के पैसों का दुरुपयोग किया? क्यों नहीं अपने नियमित ऑडिट ठीक से किए? और अब आप जिम्मेदारी से बचने के लिए पूरी व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वर्तमान व्यवस्था में सभी ब्रोकर्स क्लाइंट पर एक निश्चित प्रतिशत में नुकसान होने की स्थिति में पोजीशंस को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक क्लाइंट का नुकसान दूसरे क्लाइंट को, जो अच्छे विवेक के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, उसको कहाँ प्रभावित कर रहा है? और एक्सचेंज फिर लगभग 5 करोड़ की मोटी मेंबरशिप सिक्योरिटी लेता है, वह किस लिए लेता है? दोस्तों, साधारण सी बात है,
एक विवेकहीन या और भी सरल भाषा में कहें तो अनाड़ी आदमी के लिए नुकसान होना तय होता है, चाहे वह फिर शेयर बाजार हो या और कोई भी व्यवसाय। उसके सेफगार्ड के लिए दूसरों को अननेसेसरी फ्रेमवर्क में बाध्य करना कहाँ तक उचित है, और वह भी तब जब देश ऐतिहासिक वित्तीय संकटों से गुजर रहा हो। एक समय था जब मार्केट मेकिंग के लिए जॉबर्स को बिठाया जाता था और ब्रोकर्स को अच्छा इंसेंटिव दिया जाता था, और आज जबकि एक्सचेंज में वॉल्यूम की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो सेबी ऐसे कदम उठा रही है जिसमें सब कुछ नष्ट होना तय है। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स।